हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जिसका फैसला आया था 1973 में, इसके बारे में देखेंगे। यह पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। केशवानंद भारती जी का हाल ही में अभी निधन हुआ है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल 1973। सरकार द्वारा अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को अदालत में चुनौती देना था। जो केशवानंद भारती हैं, उनकी संपत्ति जो थी वो उनका अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा रहा था। तो सरकार के इस कृत्य को अदालत में चुनौती दी गई थी भारती द्वारा। अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। केशवानंद भारती के बारे में, उन्हें केरल का शंकराचार्य कहा जाता था। कासरगोड केरल का एक सबसे उत्तरी जिला है। आपको ये इस जिले का नाम ध्यान रखना है, कासरगोड। पश्चिम में समुद्र और पूर्व में कर्नाटक से घिरे इस इलाके का सदियों पुराना एक शैव मठ है जो एडनीर में स्थित है। ये एक शैव मठ है और कहाँ स्थित है? एडनीर। यह मठ आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य के 4 शुरुआती शिष्यों में से एक तोतकाचार्य थे, जिनकी परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ था। तो किनकी परंपरा में स्थापित हुआ था? तोतकाचार्य जी के। यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता था। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई जो इस केस से संबंधित नहीं है, पर आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। इस मठ का जो इतिहास है वो करीब 1200 साल पुराना है। शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के चलते इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है या उन्हें उसका दर्जा दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एक तो ये पीठ का स्थित है, केरल में स्थित है, और ये शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का इसे दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो इस मठ का जो प्रमुख होगा वह केरल का शंकराचार्य कहलाएगा। तो इसीलिए जो स्वामी केशवानंद भारती हैं वे केरल के मौजूदा शंकराचार्य कहे जाते थे। ठीक है, मतलब ये मौजूदा, फिर अगर इनके बाद जो आते वे भी केरल के शंकराचार्य कहे जाते। ये इस मठ के प्रमुख की एक दर्जा है। अपने गुरु के निधन की वजह से वे एडनीर मठ के मुखिया बन गए। स्वामी 6 दशक तक इस पद पर बने रहे। ये जो केशवानंद भारती जी है ना, इन्होंने 19 साल की आयु में संन्यास धारण किया था और जब इनके गुरु का निधन हुआ था तब वे 20 साल के थे। यानी संन्यास 19 साल में लिया, तब संन्यास को उनको 1 ही साल हुआ था। तो 20 साल की उम्र में वे इस मठ के प्रमुख बन चुके थे। अब हम देखते हैं कि केशवानंद भारती की परेशानी क्या थी, कि क्यों उन्होंने ये केस दर्ज किया। हालांकि आपको इससे पहले मैंने एक लाइन बता दी तो आपको आइडिया लग गया होगा। भारत की नाट्य और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कासरगोड और उसके आसपास के इलाकों में दशकों से एडनीर मठ के कई स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज इसके चल रहे हैं। 60-70 के दशक में कासरगोड में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन भी थी। यह वही दौर था जब EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही थी। ठीक है, तब केरल में किसकी सरकार थी? वामपंथी की। EMS नंबूदरीपाद इनका नेतृत्व कर रहे थे। ये सरकार काफी ही भूमि सुधार के प्रयास कर रही थी। समाज के आर्थिक गैर बराबरी कम करने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की जमीन अधिकृत कर ली थी। हालांकि सरकार का कहना था कि ये उनके लिए सुधार का प्रयास है, पर सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वह जमीन का अधिग्रहण करना था। सरकार इसके पीछे रीजन दे रही थी कि हम आर्थिक गैर बराबरी को कम कर रहे हैं। तो अब इससे एडनीर मठ की जो संपत्ति थी वो भी खतरे में आ गई।
अब जो उनके पास सैकड़ों जमीन थी वो अब सरकार की हो चुकी थी उस कानून के तहत। ऐसे में क्या हुआ, स्वामी केशवानंद जी ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। केरल हाई कोर्ट के समक्ष 1970 में दायर एक याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंध करने का मूल अधिकार दिलाया जाए। ठीक है, ये 1970 में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अनुच्छेद 26 का जो धार्मिक संपदा के प्रबंधन का जो अधिकार दिया गया है, ये मूल अधिकार है, तो भारती जी ने उसे वो अधिकार लेने की मांग की। उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधनों को चुनौती दी। ये 3 संविधान संशोधन किए गए थे, 24, 25 और 29। तब क्या था कि जो अनुच्छेद 31 था वो संपत्ति को तब उसको मूल अधिकार देता था, पर अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन संशोधनों को भी भारती जी ने चुनौती दी थी। इसके अलावा क्या था, केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी कि वो जो भूमि सुधार कानून चला रहे थे उनको उन्होंने चुनौती दी। स्वामी केशवानंद भारती के प्रतिनिधियों को संवैधानिक मामलों के मशहूर वकील नानी पालकीवाला, ये आपको नाम ध्यान रखना, ये बहुत ही फेमस वकील थे, उन्होंने सलाह दी कि ऐसा करने से मठ को उसका हक दिलाया जा सकता है। पर क्या हुआ कि सबसे पहले केरल हाई कोर्ट में उनका जो फैसला आया वो स्वामी जी के पक्ष में नहीं था। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब इसमें सबसे मूल प्रश्न क्या सामने आ रहा था कि संसद की जो शक्ति थी वह संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी। ये प्रश्न सबके मन में उठ रहा था। जैसे क्या संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द या संशोधित या बदल सकती है, चाहे वे सभी मौलिक अधिकार छीन ही क्यों न लें। ठीक है, अब क्या था कि अनुच्छेद 368 जो था उसको साधारण रूप में पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। ठीक है, इससे पहले इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब संसद को शक्तियां क्या क्या थी वो हम देखेंगे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उसके शुरुआती वर्षों में क्या था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, यह एक मामला था जो 1951 में आया सामने, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला जो 1965 में सामने आया। इन मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। आप इस बात को नोट कीजिए कि इन 2 मामलों में जो निर्णय आए थे उनमें संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो उन्हें पूर्ण संशोधन प्रदान करने की शक्ति प्रदान हो गई। उसके बाद आता है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। जब सत्तारूढ़ सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान में संशोधन करना चाहा तब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉलिटी का, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो 1967 में इसका फैसला आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। इससे पहले वाले में था कि पूर्ण शक्ति प्रदान है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति संसद के पास नहीं है, अनुच्छेद 368 के तहत। अब क्या था, संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव आने लगा, क्योंकि ये जो संसद यानी जो सरकार होती है वो संशोधन क्यों करती है, क्योंकि उसमें उनका खुद का हित निहित होता है। अब 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार द्वारा
आरसी कूपर बनाम भारतीय संघ जो 1970 में हुआ था, और मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ ये भी 1970 का ही है। आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए इन्होंने संविधान में व्यापक संशोधन किए। वे संशोधन कौन कौन से थे? 25, 26, 24, 25, 26 और 29। ये इसमें इतने सारे संशोधन किए गए सिर्फ और सिर्फ क्यों कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पास किया है उन्हें बदलने के लिए। अब आपको मैंने जो ये मामले बताए हैं आरसी कूपर बनाम भारतीय संघ, इसमें क्या था? इसमें भी इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ फैसला आया था। इसमें था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ इंदिरा गांधी के प्रति ये इसमें फैसला सुनाया गया था। दूसरा जो था माधवराव सिंधिया, उसमें भारत में मिले जो देसी रियासत थी उनको देने वाले जो पैसे होते हैं जिन्हें प्रीवी पर्स कहा जाता है, उनको बंद करने के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। और एक फैसला था जो गोलकनाथ मैंने आपको बताया था, उसमें यह था कि संसद संविधान में लोगों को दिए गए बुनियादी अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो इनमें भी नानी पालखीवाला जो वकील हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, और ये भारती जी के केस में भी नानी पालखीवाला का ही रोल था। अब है केशवानंद भारती मामला। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए जो संशोधन किए थे 24, 25, 26 और 29 उनको, और गोलकनाथ मामला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन सब को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई कि ये सब जो संशोधन किए गए हैं वे सही नहीं हैं। अब जो गोलकनाथ मामला था उसका निर्णय किया गया था 11 जजों की बेंच द्वारा, इसलिए केशवानंद भारती मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी। इसलिए इसमें 13 जजों की एक पीठ का गठन किया गया, जिसमें नानी पालखीवाला, फली नरीमन, सोली सोराबजी सरकार के खिलाफ इन्होंने मामला प्रस्तुत किया। इसमें जो फैसला आया था मैं आपको बता दूं, 7/6 7 जज जो थे वे सरकार के खिलाफ थे और भारती जी के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया था, और जो 6 लोग थे वे सरकार के पक्ष में थे। खाली एक जज के या एक वोट का इसमें डिफरेंस था, नहीं तो फैसला सरकार के पक्ष में ही आ जाता। अब इसमें आ रहा है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। जो वर्डिक्ट पास हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब आप इन चरणों को समझिए। सबसे पहले संसद को संशोधन करने की शक्ति होती है। फिर उसमें था कि जो गोलकनाथ केस था उसमें से था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। अब जो केशवानंद भारती का जो केस आया उसमें था कि संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या होता है? आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि संविधान में निहित वे प्रावधान जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं, और इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ये प्रावधान अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अगर इसमें आप कुछ भी चेंज कर लेते हो तो इससे काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसमें कौन किन किन में संशोधन नहीं किए जा सकते उनकी लिस्ट आपके सामने दी गई है। इसमें सबसे पहला है जैसे बुनियादी ढांचा, मैंने आपको बता दिया कि संविधान का सबसे ऊपर होना जो हो गया संविधान की सर्वोच्चता। फिर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इसमें वो भी है कानून का शासन, न्यायपालिका की आजादी। आप किसी भी संविधान का संशोधन करके न्यायपालिका की आजादी को समाप्त नहीं कर सकते, और संघ और राज्यों की शक्तियों के बीच में जो बंटवारा है वह भी रहेगा ही रहेगा। धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है देश का,
या संविधान का वह भी रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच और लास्ट है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। इसमें निष्पक्ष चुनाव भी आते हैं और भी बहुत सी चीजें आती है। तो कुल मिला के इन्हें कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, ये फैसला देश के लिए इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि जब एक केस हुआ था SR बोमई बनाम भारत सरकार, जो 1994 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकार की जो बर्खास्ती थी उसे बरकरार रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन सरकारों की बर्खास्ती धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। जो 1992 में बाबरी मस्जिद को जो ढहाया गया था उससे रिलेटेड ये फैसला सामने आया था। अब हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी ने इसमें खेल खेले वे सब क्या थे। इसमें जहां जहां भी संसद का नाम लिया गया है ना, उसमें इंदिरा गांधी सरकार से ही आप उसका मतलब निकालिएगा। अब क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वे लगातार निर्णय पास करती जा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी है वो थोड़ा सा बौखला गई थी, क्योंकि इन्हें क्या एक के बाद एक झटके लगते जा रहे थे। तो गांधी का जो रवैया था वो बहुत तानाशाही होने लगा था और वे किसी भी कीमत पर इसे पलटना चाहती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, फैसला तो पास हो चुका था। उसके बाद इन्होंने एक प्लानिंग की। उसमें क्या हुआ कि जो 6 जज थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 बनाम 6 से ये वर्डिक्ट आया था, यानी 7 जज सरकार के खिलाफ थे और 6 जज उनके पक्ष में थे। तो 6 जज की जो टीम थी ना, उसमें से एक जज थे AN रे। उनको गांधी ने बना दिया चीफ जस्टिस। वह बनाया 26 अप्रैल 1973 को। अब जो AN रे थे ना, वे CJI बनने के उनकी मतलब वो तब वे काबिल नहीं थे, क्योंकि CJI किन्हें बनाया जा सकता है, जो सीनियर हो। अब इनसे आगे 3 जज और थे, जस्टिस शेलाट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े। ये तीनों AN रे से सीनियर थे, पर वे तीनों जो थे ना वो सरकार के पक्ष में नहीं थे जब उन्होंने फैसला पास किया था। तो क्या हुआ कि अब जो उनके पक्ष में होगा तो CJI उन्हें ही बनाना था। तो गांधी ने AN रे को CJI बना दिया। अब इंदिरा गांधी का खेल शुरू होता है। तब इलेक्शन हुए थे। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस में फैसला सुनाया और चुनावी धांधली गड़बड़ी के आधार पर कोर्ट ने इंदिरा की चुनावी जीत को रद्द करने का फैसला दिया। अब जो थी इंदिरा गांधी वह अपने पद पर नहीं बन रह सकती थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। तो अपनी सरकार को बचाने के लिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने लगा दी इमरजेंसी। अब जो उनके अटॉर्नी जनरल थे नीरेन डे, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर वाले फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अब क्या था, ये इंदिरा को लगा कि ये उनकी मनमानी के लिए एकदम उपयुक्त समय है। तो वे खाली पुनर्विचार याचिका लेकर खाली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही थे। तो इसी का फायदा उठाकर जो चीफ जस्टिस थे ना AN रे, उन्होंने क्या किया कि सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दायर किए बिना, अभी तक सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन नहीं आई थी, उसको दायर किए बिना उन्होंने पुनर्विचार के लिए 13 जजों की एक बेंच फिर से बना दी। जैसे इससे पहले 13 जज ने वर्डिक्ट पास किया था ना, तो उन्होंने इस फैसले को कि ये जो केशवानंद भारती का फैसला है वो सही है कि नहीं है, इस पर पुनर्विचार के लिए 13 जजों की एक बेंच बना दी। फिर क्या हुआ कि इस बात का खुलासा हुआ कि पुनर्विचार याचिका तो कोई दायर की ही नहीं गई है सरकार की तरफ से। तब CJI ने क्या किया कि जो उनके साथी थे उन पर काफी दबाव बनाया और इस बेंच को उन्होंने भंग कर दिया।
और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये बात ओपन हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला फैसले को उसके पुनर्विचार के लिए कोई याचिका ही दायर नहीं की गई थी, तो इसमें भी जो वो वकील थे नानी पाखलीवाला जी, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी। तभी ये मामला सामने आया था कि रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की गई है, फिर भी सीजीआई ने इसके लिए एक बेंच बना दी है। तो फाइनली 12 नवंबर 1975 को वह बेंच रद्द कर दी गई थी, यानी भंग हो गई। ठीक है, आप सोच कर देखिए, अगर नानी पालखीवाला जी तब भी बहस नहीं करते इसके लिए, तो सीजेआई अपनी 13 जो जजों की उन्होंने बेंच बनाई थी उनके साथ मिलकर ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में बदलाव कर लेते, और सरकार का भी उसमें पूरा रोल होता ही, क्योंकि सीजेआई सरकार की ऑर्डर से ही चल रहा था। तो सरकार को जो संविधान के बुनियादी ढांचे में भी मनमाना बदलाव करने की छूट मिल जाती, तो जो भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाता। अब क्या था, गांधी ने तो पहले से ही इतने हथकंडे अपना लिए थे कि जब वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो मैंने आपको बताया था ना, तो तब क्या था कि सीजेआई था वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता था। मतलब कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा, ये तय करने का जो अहम अधिकार होता था वो सीजेआई के पास होता था। तो जो सीजेआई उन्होंने बनाया था एएन रे, तभी उन्होंने 13 जजों की बेंच बनाई थी, पर ये वाला भी इनका फेल हो गया नानी पालखीवाला जी की वजह से। इस बीच इंदिरा गांधी ने तानाशाही कुछ संशोधन किए थे, जैसे इमरजेंसी के दौरान। अब क्योंकि क्या था, ये जो फैसला था ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तो उन्होंने सबसे पहले किया 39वां संशोधन, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री, ये चारों के चुनाव को किसी भी तरह की चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई हो। आपको जैसे सामने पता चले कि गड़बड़ी हुई है, पर आप इनके चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते। ये उन्होंने 39वां संशोधन किया। अब इस बीच क्या हुआ था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में इंदिरा के चुनाव को चुनौती दी गई थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इंदिरा के खिलाफ फैसला सुनाया था जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने संशोधन क्यों किया था, क्योंकि गड़बड़ी उनके जो चुनाव में थी उनमें सामने आई थी, पर फिर भी उन्होंने ये संशोधन किया कि भले गड़बड़ी आई हो, हमें उसमें कोई चुनौती हम नहीं दे सकते। फिर उन्होंने किया 41वां संशोधन, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के खिलाफ किसी भी तरह का केस दर्ज नहीं हो सकेगा, न उनके कार्यकाल के दौरान न कार्यकाल खत्म होने के बाद। अब आप देखिए कि गांधी ने कैसा दिमाग लगाया कि अगर सपोज जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, तब तक वे प्रधानमंत्री बनी रहती है, तो जब वे पद से हटती है उसके बाद चलो सपोज सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाता है, तो उन्होंने ये संशोधन कर दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं होगा, भले वे कार्यकाल के दौरान हो या कार्यकाल खत्म होने के बाद। मतलब अगर वो प्रधानमंत्री हट भी जाती है तो भी उनके बाद कुछ भी उनके अगेंस्ट कोई भी केस दर्ज ना कराएं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तानाशाही रवैया दिखाकर या रवैया अपनाकर इंदिरा गांधी ने ये 2 संशोधन किए अपने पद को बचाने के लिए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, आप जरा सोचिए कि सरकारें कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता था जब ये संशोधन किए थे। पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे संशोधनों को गैर संवैधानिक बताते हुए इन्हें रद्द कर दिया, और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला फैसला था ये सारा उनकी ही वजह से मुमकिन हो पाया। अगर आप सोचिए, ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट अगर रद्द नहीं करती, तो ये जो संवैधानिक पद आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इनके पदों पर बैठा कोई भी इंसान
कितने भी बड़े से बड़ा अपराध कर ले लेकिन उसे सजा नहीं होगी, चाहे वो कार्यकाल के दौरान हो या बाद में। अगर संसद सच में संविधान के मूल ढांचे से ज्यादा ताकतवर मान ली जाती तो हर आने वाली सरकार को अपनी मनमानी चलाने का हक मिल जाता। वो सारा फिर अपने हित में सोचती। सब अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से संशोधन करते रहते और जो लोकतंत्र होता वो बस नाम का लोकतंत्र रह जाता। इस प्रकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये जो केस था उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही रवैया अपनाया था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।